हे स्टूडेंट्स, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। इस सीरीज में अब तक हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ वर्क सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के 4th चैप्टर की संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, सबको पता है। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, और यहाँ पर जब लोगों के शासन की बात आती है, डेमोक्रेसी की बात आती है, तो वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं होती है जो मिलकर के सरकार को चलाते हैं, यानी शासन को चलाते हैं। हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 संस्थाओं की बात करने वाले हैं। विधायिका यानी कि संसद की बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की। और कार्यपालिका में हम बात करेंगे स्थायी, अस्थायी कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की बात करेंगे, उनके कार्यों की बात करेंगे और शक्तियों की बात करेंगे। और न्यायपालिका की भी बात करने वाले हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की। तो ये सब कुछ रहेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर काफ़ी इजी है क्योंकि ये सब कुछ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे आसपास है, इन चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो लगभग कंफर्म होता है इस चैप्टर से रिलेटेड। कभी 3 मार्क्स का होता है या कभी कभी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो इसी चैप्टर से होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ, यानी कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, ओनली 15 क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स के हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिनको हमें अच्छे से समझना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब संसद, राज्यों की बात की जाए तो वहां पे विधानसभा होती है। विधायिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, बिलों को पास करना, ये सब कुछ विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका, इसमें शामिल होते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति हैं, या बात की जाए ऑफिशियल्स हैं, वो सब कुछ आते हैं कार्यपालिका में। इनका कार्य होता है नीतियां बनाना, कानूनों को लागू करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि देश को चलाना। जो कुछ भी विधायिका की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग ये कार्य होता है कार्यपालिका का। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नेतागण आ गए यानी कि मंत्री, मिनिस्टर्स आ गए, और दूसरे हो गए ऑफिशियल्स आ गए। 2 अलग अलग होते हैं। उसके बाद तीसरा है न्यायपालिका, जिसमें हम जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है, ये न्यायपालिका होती है। इसका कार्य है न्याय प्रदान करना, साथ ही साथ कार्यपालिका और विधायिका है उन पर निगाहें रखना कि क्या वो कार्य ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 अंग होते हैं सरकार के। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, देश का मुखिया कौन होता है? तो देश के मुखिया है वो राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि ये नाम मात्र के मुखिया होते हैं, इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। संविधान को अगर हम उठा करके देखेंगे तो मिलेगा ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सब कुछ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इसलिए ये नामात्र के मुखिया होते हैं। जैसे ब्रिटेन की महारानी है, वो नामात्र की मुखिया है, नामात्र की उनके पास शक्तियां। तो ऐसे हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं उनके पास नामात्र की शक्तियां होती है, लेकिन वो देश की मुखिया होते हैं। यानी जितने भी समझौते होते हैं, किसी देश के साथ व्यापार होता है, कानून बनाया जाता है, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्यकाल, यानी कि जितना भी कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही चलता है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो हमारे देश में जो सरकार का मुखिया वो प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक जो शक्तियां होती है, सबसे ज़्यादा जो शक्तियां होती है, पावर्स होती हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। नाउ लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो भारतीय जो संसद है उसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वो निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा वो उच्च सदन है, अपर हाउस जिसको बोला जाता है। इनमें क्या अंतर है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 होती है, जिनमें से 543 निर्वाचित यानी कि चुने जाते हैं, हम चुनते हैं। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति है वो मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्यों को। तो ये 543 सीटें कह सकते हैं, लोकसभा की सीटें होती है जिनके लिए चुनाव होता है, जिनके लिए मारामारी होती है। तो ये कुल लिखेंगे हम 545, और उनमें से 543 जमा 2 होगा, क्योंकि चुने जाते हैं 543
और मनोनीत किए जाते हैं 2 राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 6th क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपका भी मन है लोकसभा का चुनाव लड़ने का तो लड़ लीजिएगा, 25 तक वेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन हमारा बनता है राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकते हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि अपॉइंट किए जाते हैं। कौन करता है? यहाँ पर भी इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। किनको? अपनी मर्जी से नहीं, उनको जिन्होंने खेल में, विज्ञान में, समाज सेवा में, यानी ऐसे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अलग किया हो, तो उनको राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 8th जो हमारा क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी लोअर हाउस है तो उसके लिए थोड़ी कम आयु चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए जो राज्यसभा है उसका सदस्य बनने के लिए। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा, 9वां जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है? तो संसद के जो सदन लोकसभा है उसको लोअर हाउस या निम्न सदन कहा जाता है, हालांकि ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों होता है आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद 10th जो हमारा क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को अपर हाउस या ऊपरी सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस या ऊपरी सदन कहा जाता है, हालांकि ये कम शक्तिशाली है। 11th हमारा क्वेश्चन बनता है, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष है, यानी लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सभी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। केवल राज्यसभा ऐसा सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और ये कभी भंग भी नहीं होता। कैसे नहीं होता हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा 12th क्वेश्चन बनता है, कार्यपालिका के 2 रूप कौन से हैं? हमने बात की विधायिका यानी कि संसद की, और कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और ऑफिशियल्स आते हैं। तो इसके 2 रूप होते हैं, अस्थायी और स्थायी। जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल है, वो सभी अस्थायी सदस्य कहलाते हैं, क्योंकि वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इलेक्शन हुए उसके बाद नए आएंगे ना। जबकि जो ऑफिशियल है, अधिकारी जो हैं, IAS IPS हो गए, वो स्थायी कार्यपालिका होती हैं, क्योंकि सरकार बदलती है 5 वर्ष के बाद, अधिकारी वहीं रहते हैं, रिटायरमेंट तक वहीं रहते हैं, तो उनको करते हैं स्थायी कार्यपालिका। और जो नेतागण है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। 13th हमारा क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स में, संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो राज्यसभा वो स्थायी सदन है। कैसे? क्योंकि इसके 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है, ओके, और हर 2 वर्ष के बाद 33% जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि नए चुन के आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साथ इनके सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होती। जैसे लोकसभा में 2024 में सभी सदस्यों की सदस्यता, जो मेंबरशिप है, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद नए आएंगे, एक साथ खत्म होगी ना। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 नए आ जाते हैं। उनको 6 वर्ष तो बहुत आगे होंगे, नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद 1/3 नए आ जाएंगे, 1/3। तो इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। 14th हमारा क्वेश्चन बनता है, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कैबिनेट क्या होते हैं? मंत्री परिषद जो होता है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, स्वतंत्र प्रभार के साथ, और तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, जो कि असिस्टेंट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे आपकी क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, तो आपकी क्लास में जो क्लास इंचार्ज है वो कैबिनेट मंत्री है, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मीटिंग कौन लेंगे? प्रिंसिपल सर। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, तो वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और उनकी जब मीटिंग होती है तो अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, ओके। जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं। चलिए हम 15th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 1 मार्क्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है, ये हमें बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है।
अगर कोई भी ऐसा कानून आता है जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, जो मूल जो तत्व है, एलिमेंट्स है, उसके खिलाफ हो, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर सकता है। हमारे अगर मौलिक अधिकार है उनको कोई छीन रहा है तो भी हम कहाँ जाते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको संविधान का संरक्षक माना जाता है, प्रोटेक्टर माना जाता है। तो ये थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे बनेंगे। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, मंत्री परिषद पर एक नोट लिखिए। ओके, हमें बताना ये मंत्री परिषद क्या होता है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन अलग से भी कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि ये कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री कौन से होते हैं, राज्य मंत्री कौन से होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो इसमें देश के जो मंत्रियों का समूह होता है उसको बोलते हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंग्लिश में कहेंगे। ओके, जो मंत्रियों का समूह है, सारे मंत्री है, तो वो क्या कहलाएंगे, इकट्ठे अगर एक वर्ड यूज करना हो तो हम बोलेंगे मंत्री परिषद। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 3 प्रकार के इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इतना ही नहीं लिखना है वरना आपको 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले। 3 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज होता है। ये इन चार्जेस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के, जैसे होम मिनिस्टर हो गए यानी गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, इससे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्री इंपॉर्टेंट हो गए ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए या एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं। तो इनको बोला जाता है कैबिनेट मंत्री, यानी कि आमतौर पे एक पार्टी के जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ठीक है, आप अगर अपनी क्लास स्कूल का एग्जांपल लें तो आपके स्कूल में जो आपके क्लास इंचार्ज हैं वो क्या है, वो कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना वो। उसके बाद सेकंड है राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री यानी कि इनके पास भी इंचार्जेस होते हैं, ये भी मिनिस्ट्री के स्वतंत्र होते हैं, लेकिन इनके पास थोड़ी हल्के इंचार्ज होते हैं, यानी कि इनके पास जो मिनिस्ट्री होती है वो थोड़े से कम महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, कह सकते हैं बिंदु होते हैं, उनके ये मंत्री होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ये कहें यहाँ पे जल संसाधन मंत्री, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो वो आएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि उनके पास भी मंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री है, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, बड़े डिसीजन लिए जाएंगे तो इनको नहीं बुलाया जाता है। ओके, उसके बाद तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री होते हैं वो एक तरीके से जैसे आपकी क्लास में सेकंड मॉनिटर होते हैं ना, राज्य मंत्री तो हो गए स्वतंत्र प्रभार वाले मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर होते हैं, क्या काम होता है उनका, असिस्ट करना, हेल्प करना होता है ना, तो ये राज्य मंत्री सेकंड मॉनिटर की तरह होते हैं। ये जैसे राज्य मंत्री क्या होंगे, जैसे गृह मंत्री है तो काफ़ी बड़े पूरे देश को संभालना है, तो गृह मंत्री मेन हो गए, उनके साथ 2 और मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो ये तीसरे प्रकार के मंत्री होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, तो ये हमारी मंत्री परिषद होती है। थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कोई 4 अंतर बताइए। ये लगभग श्योर होता है, हर बार आपके एग्जाम में आ जाता है, एनुअल एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम में रिपीट होता रहता है। लोकसभा राज्यसभा में कोई 4 अंतर बताने, या लोकसभा राज्यसभा में अंतर बताने, हमें तुलना करनी है। तो लोकसभा निम्न सदन कहलाता है, ओके, जबकि राज्यसभा वो ऊपरी सदन कहलाता है। पहला अंतर तो ये कि लोकसभा वो निम्न सदन है जबकि राज्यसभा वो ऊपरी सदन है, क्योंकि लोकसभा वो लोगों का सदन है, लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जाते हैं, जबकि राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है राज्यों को, स्टेट्स को। ओके, अलग अलग स्टेट से जो प्रतिनिधि आते हैं। तो लोकसभा निम्न सदन है जबकि राज्यसभा ऊपरी सदन है। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि राज्यसभा ऊपरी सदन है लेकिन शक्तिशाली कौन सा है, ज़्यादा पावरफुल है वो लोकसभा। इसका कारण ये है कि जो वास्तव में लोकतंत्र में शक्तियां होती है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो लोकसभा में लोगों के प्रतिनिधि चुन के आते हैं, इसलिए लोकसभा के साथ के पास है वो ज़्यादा शक्तियां होती है। जैसे लोकसभा ने जो मनी बिल है, पैसे संबंधी बिल है, उसको अगर पास कर दिया तो राज्यसभा उसको एक बार लौटा सकती है या फिर कुछ दिनों के लिए रोक सकती है, लेकिन उसको पारित होने से नहीं रोका जा सकता। तो ज़्यादा पावर होगी ना लोकसभा के पास। दूसरा ये कि मान लीजिए किसी बिल के ऊपर विवाद हो गया, लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने वहां पर रोक लिया, तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी कि दोनों की क्या होगी, कंबाइन मीटिंग होगी। अब कंबाइन मीटिंग होती है, उसमें क्या होगा, वोटिंग होगी।
अब वोटिंग होगी तो ये देखिए कि जो लोकसभा उसके सदस्य कितने हैं 545, जबकि राज्यसभा के कितने हैं 245। किसकी जीत होगी? लोकसभा का पलड़ा भारी रहने वाला ना, तो इसलिए भी लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। तीसरा ये कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, उनको बहुमत चाहिए होता है, आधे से ज़्यादा एक सीट चाहिए होती है। किस में? लोकसभा में चाहिए होती है, यानी कि जो मंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं। ओके, तो इसलिए लोकसभा वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्यसभा की तुलना में। तीसरा जो डिफरेंस है, अंतर है, लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन। लोकसभा के सदस्य है वो 5 वर्ष के बाद एक साथ उनकी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य है उनकी मेंबरशिप है वो एक साथ खत्म नहीं होती। 2 वर्ष के बाद 1/3 1/3 सदस्य नए चुने जाते रहते हैं, यानी कि पहले वाले गए नए आए, तो इसमें एक साथ ऐसा नहीं होता कि सभी की मेंबरशिप खत्म हो रही है। इसलिए राज्यसभा वो स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है? वो अस्थायी सदन है। चौथा जो डिफरेंस है, लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 ईयर्स का है, जबकि राज्यसभा का जो टेन्योर है वो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये 4 अंतर रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में, स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका में हमें अंतर बताने हैं। स्थायी कार्यपालिका और जो अस्थायी कार्यपालिका है, यानी कार्यपालिका मतलब इसमें आ गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और ऑफिशियल्स। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, जिसमें नेता, मंत्री आदि शामिल होते हैं, जबकि जो स्थायी कार्यपालिका उसमें IAS, IPS यानी कि सभी अधिकारी वर्ग आते हैं। अस्थायी कार्यपालिका है, उनका चुनाव होता है, चुन के जाते हैं ना, ये मंत्री बनेंगे तो कौन बनेंगे? जो हमने सांसद को चुना, राज्य विधानसभा के लिए हमने MLAs को चुना, MP को चुना, तो वो क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका की नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है ना, अपॉइंटमेंट होती है, एग्जाम होता है, उसके बाद वो अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, तो उनका चुनाव होता है, जबकि स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। जैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, तो कैसे चुन के तो नहीं आए ना कि मोहल्ले वालों ने वोट डाले हैं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, अपॉइंटमेंट हुई है। तो जो स्थायी कार्यपालिका है उनके सदस्यों की नियुक्ति होती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव होता है। अस्थायी कार्यपालिका का चुनाव कम समय के लिए होता है, यानी कि 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए है, तो उसके बाद क्या होगा? दोबारा सिलेक्शन होगा, बदलते रहते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका है, इनकी नियुक्ति लंबे समय के लिए होती है, रिटायरमेंट तक होती है, 60 वर्ष की एज तक वो काम करते रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेंगे स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका में। अगर आपने इतना समझ लिया ना कि मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये सब कुछ आएंगे अस्थायी में और जो ऑफिशियल्स आएंगे स्थायी में, तो आप इजीली इसको राइट कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां बताइए। काफ़ी बार रिपीट हुआ है। पहला जो शक्तियां लगा लीजिए या कार्य लगा लीजिए कि सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। हमारे देश के सबसे शक्तिशाली जो पर्सन होते हैं, शख्स होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि जितने भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री लेते हैं। सर्वाधिक जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो पहला जो विशेषता है या शक्तियां हैं वो ये कि सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि इनकी हाँ के बिना कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। दूसरा जो कार्य या शक्तियां हैं कि मंत्रियों का चयन और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे सरकार बन गई और जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ, आधे से एक ज़्यादा सीट प्राप्त हुई, तो उसके नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओके, अपनी मर्जी से नहीं, बहुमत दल के नेता को। अब उसके बाद मंत्री कौन बनेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री। किसके पास कौन सा विभाग जाएगा, कि कौन कृषि मंत्री बनेगा, कौन बनेगा रक्षा मंत्री, कौन बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर, कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री। तो ये एक शक्ति होती है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना। जब भी मंत्री होते हैं उनकी बैठक होती है समय समय पर कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या चल रहा है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल लेते हैं ना, वैसे ही उन मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री करते हैं। फोर्थ है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में तालमेल। तालमेल मतलब क्या चल रहा है, कौन सी नीति लागू की जा रही है, कब क्या होना है, ये सब कुछ जो बैलेंस बना के रखना है वो प्रधानमंत्री का कार्य होता है, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल का कार्य होता है। उसके बाद फिफ्थ है देश की नीतियों का निर्धारण। देश की कैसी नीतियां होगी, जो बड़े डिसीजन है वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेते हैं?
प्रधानमंत्री लेते हैं, क्योंकि फाइनल जो कन्फर्मेशन है वो प्रधानमंत्री देते हैं। उसके साथ साथ नीति आयोग है हमारे यहाँ पे, पहले होता था योजना आयोग, उसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि देश के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जाती है वो योजनाएं कौन बनाता है? एक तरीके से प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्योंकि वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां होती है। आपको सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने, अगर आपको पूरे मार्क्स लेने तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लिटिल बिट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनेगा लॉन्ग आंसर टाइप में, राष्ट्रपति हैं, उनके कार्य तथा शक्तियां हमें बताना है। तो पहला जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री किसके मुखिया थे? सरकार के मुखिया। ये देश के मुखिया होते हैं, यानी देश में सबसे ऊपरी जो पद होता है वो राष्ट्रपति होता है। इनको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये दूसरा जो इनकी शक्तियां होती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों जो सेनाएं हैं, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, उनके प्रमुख होते हैं। तो ये इनकी पहली महत्वपूर्ण वास्तविक शक्ति है। बाकी शक्तियां क्या नामात्र के, लेकिन ये वास्तविक शक्ति है कि वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीसरा, सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां, चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो, राज्यपाल की हो, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, तो इस प्रकार की जो बड़ी नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि नामात्र की शक्तियां, सलाह कौन देता है? जो रिकमेंड किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन करता तो है ना। उसके बाद फोर्थ, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रबंध भी सीधे तौर पे कहें तो राष्ट्रपति करता है। जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। फिफ्थ है कानून निर्माण में भूमिका। प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की कानून निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल को पास कर देते हैं, तब वो बिल है, वो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करता है, उसको अनुमोदित करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तब वो कानून बनता है। तो कानून निर्माण में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठी जो शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति शासन और आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। जैसे किसी राज्य में सरकार अच्छे से कार्य नहीं कर रही है या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल की घोषणा कर दी जाती है, और उस वक्त सारी जो शक्तियां आ जाती है मुख्यमंत्री की, वो आती है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ऐसी आपातकाल की घोषणा भी की जा सकती है, जैसे आर्थिक हालात बिगड़ गए देश के, या फिर विदेशी आक्रमण हो गया, या फिर आंतरिक गृह युद्ध हो जाता है, सिविल वॉर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपातकाल, इमरजेंसी जो डिक्लेयर की जाती है, वो भी राष्ट्रपति करता है। तो ये कुछ शक्तियां या फिर कार्य हैं राष्ट्रपति के, जिनको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, जो इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य तथा शक्तियां लिखिए। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है? तो पहला जो कार्य होता है, विवादों का निपटारा करना, यानी वो राज्य से राज्य के बीच में विवाद है, राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच में विवाद है, राज्य या फिर नागरिकों के बीच में विवाद है। तो इस प्रकार के जो बड़े विवाद होते हैं उनका सीधे तौर पर निपटारा कहाँ होता है? सर्वोच्च न्यायालय में होता है। दूसरा, ये सर्वोच्च अपीलीय अदालत होती है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला आया और कोई सेटिस्फाई नहीं है, वो अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से फैसला आया और किसी को लगता है कि नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सर्वोच्च अपीलीय अदालत है, इसके बाद ऊपर कोई अदालत नहीं है, यानी इनके जो डिसीजन है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरा जो महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि सर्वोच्च अपीलीय अदालत है। अगर नीचे की अदालत के फैसले से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता तो इस अदालत में अपील कर सकता है। संविधान का रक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाता है, ऐसा कोई कदम उठाती है सरकार जो संविधान के खिलाफ हो, तो उस पर रोक लगा सकता है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और संविधान की जो व्याख्या करने का कार्य है वो भी सुप्रीम कोर्ट का होता है। उसके बाद फोर्थ है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह। राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उससे सलाह भी ले सकता है किसी भी विषय के ऊपर, और उसको सलाह दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। फिफ्थ है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री, राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं और उनके मंत्रीगण होते हैं, उन पर नियंत्रण होता है सर्वोच्च न्यायालय का। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई कार्य जो करना चाहिए और नहीं किया जा रहा है, तो उस वक्त
आदेश दिए जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आप कई बार सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई फटकार सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान, उन्होंने सरकार को दिया आदेश कि ये किया जाए और ये ना किया जाए। तो ये सब कुछ क्या होते हैं, ये सरकार यानी कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए किए जाते हैं, जब सरकार है वो अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रही हो या नहीं करना चाहती हो। तो ये था हमारा थर्ड लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। हमने आज ही यानी कि एक दिन पहले ही एक वीडियो पब्लिश की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे, रिक्वेस्ट थी कि हाउ टू स्कोर सोशल साइंस में पर्टिकुलरली हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। कि ऐसे हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन 80s में अटक जाते हैं, मार्क्स कटते बहुत हैं, हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, डेट्स याद ही नहीं होती, बोरिंग लगती है, खोलते ही नींद आने लगती है, कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है। तो ऐसे जो जितने भी आपके डाउट्स थे कि ये क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस, बेस्ट वे टू स्टडी सोशल साइंस। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में देखिए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। देख करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। आज का ये सेशन भी अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।